हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लिटरेचर लाइट हाउस। अगर आप स्टूडेंट्स जो भी आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की या एलटी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, तो ये क्लास आपके लिए है। इवन आई कैन से कि ये यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है वही आपके लिए है, क्योंकि ये सभी एग्जाम को फोकस में रख के मैं इस चैनल पे आपके लिए लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं जॉन मिल्टन की सीरीज से जो क्वेश्चंस रह गए उसको कंटिन्यू करते हुए। इस सीरीज में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या आई कैन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन है जो आप सबको देनी है कि आप में से कुछ लोग जो जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं और जीआईसी की अगर प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं टीचमेंट पे 5 to 6 PM डेली अब क्लास लूंगी फ्रॉम टुमारो। तो अगर आप लोग चाहें तो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको क्लास का कोई भी क्लास से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस ग्रुप के टेलीग्राम को ज्वाइन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे क्योंकि क्लास बहुत लेंदी हो गई थी, तो आज उस उन्हीं सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करते हैं और आज की क्लास में जॉन मिल्टन के सभी क्वेश्चंस यूथ से जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे अलग अलग बुक्स से। पर अगर मैं अब बात करूं रिवीजन सीरीज फॉर एलटी, सॉरी फॉर टीजीटी, तो मैं जॉन गैल्सवर्दी पे नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करूंगी। इसके पहले मैं विलियम वर्ड्सवर्थ पे ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चंस यूथ बुक में थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं, तो आप चाहें तो उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ इस बात की कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, यहाँ से आपके प्रोबेबली क्वेश्चंस बन ही जाएंगे। टीजीटी के लिए मैं एक एडिशनल आपको बताऊंगी टिप्स, वो ये है कि जितनी भी लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, जितनी भी पोएम इंपॉर्टेंट है, वो सारी आप पढ़ेंगे, उसकी लाइंस को पढ़ेंगे, उसकी थीम को पढ़ेंगे, वहां से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। तो उसमें कुछ पोएम कवर हुई हैं, मतलब कुछ लाइंस कवर हुई हैं और कुछ लाइंस नहीं कवर हुई हैं जो आपको एडिशनली पढ़ना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 107 क्वेश्चन नंबर है, यहां से हमें डिस्कस करना है। इन विच ऑफ द ट्रैक्ट्स डज मिल्टन से ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ, किल्स द इमेज गॉड एज इट वर इन द आई। तो इनका कहना है कि जो व्यक्ति एक गुड बुक को डिस्ट्रॉय करता है वो क्या करता है, रीजन को ही किल कर देता है। ओके, और वो इमेज गॉड, जो गॉड की जो इमेज है उसको भी किल कर देता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है एरोपैजिटिका के, मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी आपको आपके साथ कुछ कोटेशन शेयर करी है। इसमें देखिए एक लाइन और है, इन्होंने कहा हु किल्स अ मैन किल्स अ रीजनेबल क्रिएचर गॉड्स इमेज, बट ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये कहाँ से आती है, ये एरोपेजिटिका से आती है। इसके अलावा टेट्राकॉर्डन एंड कोलेस्ट्रियन, ये दोनों इनके ट्रैक्ट है, इनके नाम आपको याद रखना है। डी डॉक्ट्रिना डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लाइंस आपको याद रखनी है। ये इन्होंने फिर 1644 में लिखा था, ईयर इंपॉर्टेंट है। और लाइसेंसिंग एक्ट 1643 में आता है पार्लियामेंट के द्वारा, उसका अपोज करने के लिए इन्होंने इस वर्क को लिखा था। 1644 में ऑफ एजुकेशन भी आता है, तो वो आपको याद रखना है। Who is Thomas Gray referring in his lines, nor second he that rode sublime अपॉन द सिर्फ विंग्स ऑफ एक्सटेसी। ये इनका वर्क है थॉमस ग्रे का, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में, तो यहाँ से आपको याद रखना है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि किसी भी राइटर ने, स्पेशली आपको ब्रिटिश राइटर में बहुत सारे राइटर्स मिलेंगे, जैसे सैमुअल जॉनसन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, और भी कई राइटर्स हैं जिन्होंने, जो आपके सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब राइटर है उनके ऊपर कुछ कमेंट्री करी है या उनके ऊपर कुछ लिखा है, तो वो आपको याद रखना है। ओके, जैसे कि ड्राइडन है, उन्होंने स्टेज ऑफ इनोसेंस लिखा है पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर, तो वो आपको नाम याद रखना है। तो ये जो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है कि किसे रेफर कर रहे हैं, तो जॉन मिल्टन को रेफर करते हैं। नॉर सेकंड ही किसे बोला जा रहा है, जॉन मिल्टन को। ठीक है, और ये एक पिंडारिक ओड का एग्जाम्पल है। ओड से रिलेटेड आपको एक ऑलरेडी आई थिंक क्लास मिली होगी, तो उसे आप देखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे टर्म्स जो कि पोइट्री से, प्रोज से या नॉवेल से, इसके अलावा ड्रामा से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मूवमेंट्स हैं, उसके लिए भी मैं जल्द ही आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल कराऊंगी। मूवमेंट का मैंने स्टार्ट कर दिया है रेनेसा, इस पे मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ओके, 1751 से 54 के बीच लिखा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। मिल्टन का लिसिडास क्या है, तो लिसिडास ये पेस्टल एलेजी है।
इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, तो लिसिडास से आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। इसकी रिटन डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटन डेट है 1637 और ये फर्स्ट अपीयर होता है 1638 में। पेस्टल एलिजी है 1638 में, कलेक्शन ऑफ एलिजीज में ये फर्स्ट अपीयर होता है जूस्टा एडियार्डो किंग नॉफ्रागो नाम से। ठीक है, ये डेडिकेटेड किसको? एडवर्ड किंग को। He was a friend of Milton at Cambridge University and he drowned when his ship sank in the Irish Sea off the coast of Wales in August 1637. ये पोएम 193 लाइंस में लिखी गई है और इरेगुलर राइम है। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स कई बार पूछे गए हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए 110 क्वेश्चंस देखिए। 110 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कह सकती हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सैमुअल जॉनसन का क्रिटिसिज्म जीआईसी में प्रेस्क्राइब्ड है तो वहां से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिसिडास की क्रिटिसिज्म पे आपको ज्यादातर जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सैमुअल जॉनसन के ही मिलेंगे, क्योंकि सैमुअल जॉनसन ने इस वर्क को क्रिटिसाइज किया था। हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडास फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, तो सैमुअल जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, आपको कुछ और भी कमेंट्स मिलेंगी आगे। सैमुअल जॉनसन ने इस वर्क को क्रिटिसाइज किया था और क्या बोला था? इट हैज इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। ओके, और एक और लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ। ये भी इन्होंने बोला है। इनका कहना है कि इस पोयम में कोई भी नेचर नहीं है, कोई भी ट्रुथ नहीं है, कोई भी आर्ट नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू। और इनका इसका जो फॉर्म है वो पैस्टरल फॉर्म है, इजी है, वल्गर है। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं आपको याद रखने हैं, easy, vulgar, and therefore disgusting. Whatever images it can supply are long ago exhausted, and its inherent improbability always forces dissatisfaction on the mind. तो ये जितने भी आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट करेंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है या क्या इसको आंसर टिक करेंगे? सैमुअल जॉनसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन है। ठीक है, In Milton, there is always an appearance of effort. In Shakespeare, scarcely any. ये किसने बोला है? ये विलियम हेजलिट ने एक ऐसे लिखा था, एक लेक्चर था एक्चुअली उनका ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन। उसमें इन्होंने बोला था कि मिल्टन में ऑलवेज एक एफर्ट का अपीयरेंस दिखता है और शेक्सपियर में स्केर्सली मतलब हार्डली ही देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, द सन्स ऑफ बेलियल। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा? द सन्स ऑफ बेलियल फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन, आई थिंक लिखा है। तो यहाँ पे देखिए आप तीन ऑप्शन देख पा रहे हैं, द एंग्लिकन क्लर्जी, द कैबलियर पोएट्स, द ओपोनेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन था कि इसमें एंग्लिकन क्लर्जी होगा, बट यहाँ पे देखिए इन तीनों ग्रुप को इन्होंने बोला है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मिल्टन एक प्योरिटन थे और कॉमनवेल्थ के ये बहुत ही ब्लाइंड सपोर्टर थे। इनका कहना था कि कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो कि कहीं ना कहीं बहुत एरोगेंस, वाइस और मॉरल डिके से आप कह सकते हैं मॉरल डिके से भरे हुए हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं और उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, जिसमें हम बात करते हैं एंग्लिकन क्लर्जी की, कैवलियर पोएट्स की और वो सभी लोग जो कि ओपोनेंट्स है कॉमनवेल्थ के। तो एंग्लिकन क्लर्जी तो इन्होंने बोला ही है, ओपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ बोला ही है, और कैवलियर पोएट्स जो कि चार्ल्स वन के सपोर्टर थे। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े तो आप लोग को पता है। तो इस तरह ये ऑप्शन, ये जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इनका कहना था कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर को डिस्टर्ब किया और डार्कनेस को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेलियल जो है ये हिब्रू वर्ड है डेविल के लिए, और मिल्टन ने एंग्लिकन क्लर्जी, कैवलियर कोर्ट और कॉमनवेल्थ के जो भी ओपोनेंट्स थे उनके लिए ये टर्म यूज किया है। बेलियल केम लास्ट एंड दैन whom a spirit more lewd not from heaven। ये बेलियल आपने पढ़ा होगा पैराडाइज लॉस्ट में कि who came last, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो बेलियल केम लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने स्टार्ट तो किया था 1658 में, 1658 में स्टार्ट किया था, लेकिन 1665 में इन्होंने कंप्लीट किया था। तो ये कुछ डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट कब किया 1658 में, खत्म कब किया, कंप्लीट कब किया 1665। उसके बाद
इसको पब्लिश कब किया? तो दो पब्लिकेशन आपको याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है। 1667 जिसमें 12 बुक्स आती हैं, 1674 जिसमें 10 बुक्स आती हैं, 1667 में 10 बुक्स आती हैं और 1674 में 12 बुक्स आती हैं। एक और थर्ड एडिशन भी आता है 1678 में। ठीक है, तो हालांकि एग्जाम में आपको 1667 और 74 वाला ही मिलेगा, तो आप दोनों याद रखिए, पर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको 78 वाला भी पता होना चाहिए। Milton was appointed to the position of Latin secretary to Cromwell's government, chiefly due to his work. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्क। 1649 में इन्होंने एक वर्क लिखा था ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। तो इस वर्क के बाद इनको लैटिन सेक्रेटरी की पोजीशन पे अपॉइंट किया गया था। आपको पता ही होगा इन्होंने कई सारे ऐसे वर्क्स लिखे हैं जो कि किंग को सपोर्ट करते हैं या किंग को अपोज करते हैं, तो ये आपको सभी वर्क से नाम याद रखने हैं। एक इन्होंने और भी वर्क लिखा है, अगर आप देख पा रहे हैं, डिफेंसियो सेकेंडा, ये 1654 में आता है, जिसमें इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल को डिफेंड किया है। आपको पता ही है कि मिल्टन 1652 में ब्लाइंड हो जाते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे लाइन आप देखिए, इन्होंने यहाँ पे लाइंस बोली है, किंग्स नो लेस देन पीपल आर सब्जेक्ट टू एटर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ओके, next question about 15. Samson Agonistus shows Milton desire to bring over into English. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आप अगर कॉन्सेप्ट आपने समझा है सैमसन एगोनिस्टस का, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो सैमसन एगोनिस्टस की अगर मैं बात करूँ तो ये माना जाता है क्लासिकल ट्रेजेडी के एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल, क्योंकि इसने एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था ट्रेजेडी के, उसके सभी पॉइंट्स को फॉलो किया है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है 3 यूनिटीज़। ओके, 3 यूनिटीज को फॉलो करता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी सीरियस सब्जेक्ट मैटर है, और उसके अलावा जो इसका सब्जेक्ट, जो हम ये कह सकते हैं जो टॉपिक है, वो ग्रीक माइथोलॉजी से आता है। ओके, जिसमें हम देखते हैं सैमसन की लाइफ यहाँ पे दिखाई गई है। सैमसन है, डेलिया है इनकी वाइफ, मनोवा इनके फादर हैं। इस वर्क को पब्लिश किया जाता है 1671 में पैराडाइज रिगेन्ड के साथ, और इसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ओके, इट इज अ पोएटिक प्ले, हम कह सकते हैं इसे एक ट्रैजिक प्ले है, और वर्ड्स ट्रेजेडी भी कही जा सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एगोनिस्टस जो है, एगोनिस्टस वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है एक ऐसा कंटेस्टेंट जो कि किसी चैंपियन, जो कि किसी गेम में भाग ले रहा है, या हम उसे कह सकते हैं चैंपियन। ओके, तो इस वर्क में अगर हम देखें तो ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ग्रीक ट्रेजेडीज की इन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जितने भी मैंने आपको बताए हैं। और यहाँ पे एक लाइन है, प्रीफेस में आती है, इट वॉज नेवर इंटेंडेड फॉर द स्टेज। इट वॉज नेवर इंटेंडेड फॉर द स्टेज, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, और कई बार ऐसा माना जाता है कि ये जो प्ले है इसको प्रोमेथियस बाउंड, जो कि एस्किलीस ने लिखा है, और सोफोक्लीस का वर्क एडिपस एट कोलोनस, दोनों पे मॉडल किया गया है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। बी ऑप्शन मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे मिल्टन, हम देखते हैं कि मिल्टन काफी पर्सनल थीम लेकर डिस्कस करते हैं। पर्सनल थीम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सैमसन भी ब्लाइंड हो जाते हैं, जैसे कि मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे। तो सैमसन एग्जिस्टेंस की लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। होपफुली इस आज की सीरीज में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं अभी आगे की स्लाइड में, और इनकेस नहीं आते तो मैं आपके लिए जॉन मिल्टन पे बेस्ड कुछ लाइंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, और ये बॉक्स में जितना भी है इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पोएम है एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो। ये दोनों पोएम का क्या मतलब है? कंपेनियन पोएम से मैंने आपको बताया था, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है। एल एलेग्रो मतलब होता है जॉयस मैन, और एल पेंसरेसो मतलब होता है द मेडिटेटिव मैन। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के रिटन डेट आपको याद रखनी है। इसको पब्लिश किया जाता है 1645 में, लेकिन इसकी रिटन डेट पहले ही है। ओके, पोएम के आप रिटन डेट लिख सकते हैं। एल एलेग्रो है 1631 रिटन डेट, और एल पेंसरेसो है 1634। ओके, और इसको बाद में पब्लिश किया जाता है 1645 में। तो आप पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, मैच मेकिंग के क्वेश्चन कई बार मिल्टन से पूछे गए हैं। जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये कब लिखी गई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। इनकी शुरुआत की पोएम है, ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट वर्क है इनका। इसके पहले भी इन्होंने हालांकि वर्क लिखा है, लेकिन जो इनका फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड वर्क माना जाता है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। इंपॉर्टेंट
नेम है, ये भी आपको याद रखना है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी टाइटल है और ओल्ड ऐसा माना जाता है कि ओल्ड है ये। 21 ईयर्स की एज में इन्होंने लिखा है। 1629 पब्लिकेशन, सॉरी 1629 जो है इनका रिटन डेट है, ठीक है। कैम्ब्रिज में इन्हें लेडी ऑफ द क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। डी डॉक्रीना क्रिस्टीना कॉस्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, यहां से देखिए ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन यहाँ से कई बार आया है। ऐसा माना जाता है कि ये जो वर्क है ये पैराडाइज लॉस्ट की ऑर्थोडॉक्सी पे डाउट करता है, लेकिन आपको यहाँ से आंसर दोनों तरीके के मिल सकते हैं। पैराडाइज रिगेन भी कहीं कहीं मिलता है और पैराडाइज लॉस्ट भी कहीं कहीं मिलता है। ओके, तो देखिए यदि सोर्सेज की आप बात कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या मिल रहा है, तो इसका आंसर मैंने कई सोर्सेज में देखा है, गूगल पे मैंने देखा और भी कई जगह से, तो मुझे ज्यादातर जगह इसका आंसर पैराडाइज रिगेन्ड ही मिल रहा है। और ये भी मिला कि डी डॉक्रीना क्रिस्टीना ने मतलब कुछ पॉइंट्स जो है लेटर ऑन जो है वो पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप सोर्सेज वाइज जाएं, जो भी और विकीपीडिया नॉट विकीपीडिया मतलब जो भी गूगल के सोर्सेज पे मिल रहा है वो पैराडाइज रिगेन्ड ही मिल रहा है। बट मुझे मेरे सर ने पैराडाइज लॉस्ट बताया था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपको पैराडाइज लॉस्ट लग रहा है या पैराडाइज रिगेन लग रहा है। अगर सोर्सेज की बात करूँ तो पैराडाइज रिगेन आंसर बहुत जगह मिल रहा है, और यदि मैं अपने मेंटोर की बात बताऊं तो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट बताया था। तो आप इसे अपने तरफ से भी क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। मुझे जो सोर्सेज मिला है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज निकनेम द लेडी ऑफ द क्राइस्ट, तो ये मैंने आपको बताया था, इन्हें लेडी ऑफ द क्राइस्ट बोला जाता था। ओके, व्हेन ही वाज इन अंडर ग्रेजुएट। ओके, तो क्यों बोला जाता था इन्हें, ये भी आपको समझना है। तो इनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो फेयर था, डेलिकेट था, इनका फेस जो है यूथफुल था, और ये हमेशा क्वाइट रहते थे, पढ़ाई में व्यस्त रहते थे, इसलिए इन्हें लेडी ऑफ द क्राइस्ट बोला जाता था। क्राइस्ट कॉलेज में कैम्ब्रिज में इनका एडमिशन होता है। 1625 से 1632 तक ये रहते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। और शुरुआत में तो इन्हें मिसोजिनिस्टिक वे में इनका निकनेम दिया था, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इनका जो एक सीरियस पायस और स्कॉलरली नेचर है वो भी इस टर्म से दिखता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द स्काई, नाम इंपॉर्टेंट है। इसको 1642 में इन्होंने लिखा था एज अ फॉर्म ऑफ जोक, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, तो ये आपको वर्क याद रखना है। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, बहुत ज्यादा रिनाउंड वर्क नहीं है, तो कई बार लोग जान नहीं पाते कि किसने लिखा है, तो आपको नाम याद रखना है। देखिए क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो यहाँ से आपको ये समझ आ रहा है कि कौन से वर्क है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ये सीरीज काफी हेल्पफुल है आप सभी के लिए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये क्या है, ये एक ओड है, अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज एन ओड। ओके, और 1629 में इसको लिखा गया था, लेकिन इसे पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन 1645 ईयर है उसमें पब्लिश किया जाता है। कलेक्शन है पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, और ये पोएम डिस्क्राइब करते क्राइस्ट के इनकारनेशन को एंड हिज ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पैगन पावर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन, तो ये देखते हैं डी डॉक्रीना क्रिस्टीना, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये वर्क बहुत बाद में पाया गया, इसकी लैटिन मैन्युस्क्रिप्ट 1823 में पाई गई, और इसका जो राइटिंग स्टाइल ऐसा माना गया कि जॉन मिल्टन से मिलता है, जो कि 148 ईयर्स पहले जो कि जिनकी डेथ हो चुकी थी। और अगर आप देखें तो मिल्टन ब्लाइंड हो चुके थे 1652 में ही, और इस ऐसा माना जाता है कि इसके बाद इनके जो वर्क है इनकी डॉटर ने लिखे थे, मतलब वो बोलते थे और उनकी डॉटर ने उनके वर्क लिखे थे।
तो यहाँ पे जब ये ब्लाइंड हो जाते हैं तो इनको एक एमेन्यूएंसिस ऐड करते हैं। एमेन्यूएंसिस क्या होते हैं? एक लिटरेरी या आर्टिस्टिक असिस्टेंट जो कि किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं या कोई डिक्टेशन बोले तो वो लिखते हैं। ठीक है, जैसे गणेश जी को भी माना जाता है, ही वॉज ऑल्सो एन एमेन्यूएंसिस। तो ये आपको ये वर्ड याद रखना है। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। टेनीसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन इन्हें बोलते हैं गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ओके, इसको आप याद रखेंगे। इनकी पोएम थी मिल्टन, तो उस पे इन्होंने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क। प्रोज वर्क इनका एरोपेजिटिका है, जिससे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने अब तक अगर पिछले लेक्चर्स देखे तो आपने कई क्वेश्चंस एरोपेजिटिका पे देखे होंगे रिपीटेड, तो ये आपको याद रखना है। 1644 में आता है और यहाँ पे जॉन मिल्टन का स्पीच है फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लिश। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ एजुकेशन आपको याद रखना है और इनके डाइवोर्स के जो ट्रैक्ट्स थे 4 ट्रैक्ट्स, उनके नेम आपको याद रखना है। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट ये किस पे बेस्ड है या इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें क्या कोई पर्सनल एलिमेंट नहीं है? तो ये गलत है। क्वाइट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है? बताइए। हैज नन ऑफ द अबव क्वालिटीज। तो देखिए यहाँ पे इट इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस। इसमें ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें तो पैराडाइज लॉस्ट में कुछ एलिमेंट्स आपको मिल्टन के दिखेंगे, जैसे कि उनकी प्योरिटन स्पिरिट आपको देखने को मिलेगी और ब्लाइंडनेस से रिलेटेड भी हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट पैराडाइज लॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा आप विकिपीडिया पे भी कुछ पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसा सरफेस लेवल पे आपको चीजें नहीं पढ़नी, स्पेशली वो स्टूडेंट जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। टीजीटी में 4 ही राइटर हैं, तो आपसे डेप्थ में क्वेश्चन बनेंगे। शेक्सपियर का हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि शेक्सपियर का डिस्कस करने का मतलब है कि फिर पूरा मंथ चला जाए, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी जो अदर टॉपिक्स है वो रह जाए, इसलिए मैं विलियम शेक्सपियर पे बाद में डिस्कस करूंगी। और ऑलरेडी आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है। ओके, हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। तो देखिए अगर आप बुक 1 के हिसाब से देखें तो सैटर्न को माना जाता है, जैसे विलियम ब्लेक ने बोला है कि मिल्टन वॉज ऑफ सैटर्न्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी, सॉरी, विदाउट नोइंग इट। तो ये बुक 1 में अगर आप सैटर्न की स्पीच देखें तो बहुत ज्यादा हाई फाई आपको स्पीच देखने को मिलेंगे। वॉट दो द फील्ड इज लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द माइंड इट्स इट्स ओन प्लेस एंड इट कैन मेक हेवन आउट ऑफ हेल एंड हेल आउट ऑफ हेवन। तो ये सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ऐसा माना जाता है कि शायद सैटर्न ही हीरो था। लेकिन जब आप पूरी 12 बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा एडम हीरो है। ठीक है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन प्रेज्ड फॉर, तो ये ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है। इस पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगी। ग्रैंड स्टाइल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो कि ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं या एलटी की तैयारी कर रहे हैं, या आप बीए या एमए की क्लासेस का एग्जाम्स दे रहे हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि मिल्टन किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, तो आपको एज हर राइटर का पता होना चाहिए, किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे ये पता होना चाहिए। 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, आपको टाइमलाइन याद होनी चाहिए। और पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट वर्जन 1667 में आता है 10 बुक्स के साथ, और बाद में 1674 में 12 बुक्स के साथ आता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। सैमसन एगोनिस्टिस अभी हमने डिस्कस किया है काफी डिटेल में। ये क्लोजेड ड्रामा था, ये वर्ड्स ट्रेजेडी भी हम इसे कह सकते हैं, और इट वॉज नॉट मीन्ड फॉर परफॉर्मेंस, क्योंकि जो क्लोजेड ड्रामा होता है उसे रीड करने के लिए लिखा जाता है, ना कि परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, इसमें कुछ डायलॉग थे, सेवरल कैरेक्टर्स थे, और इसे पोएटिक स्टाइल में लिखा गया था, और इसे 1671 में लिखा गया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पब्लिकेशन डेट 1671 है पैराडाइज रीगेन्ड के साथ। From which book this quotation has been taken? To be weak is miserable, doing or suffering। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, पैराडाइज लॉ से ली गई सैटर्न की कोटेशन है। टू बी वीक इज मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग। ओके, यहाँ पे ये अपने सभी साथी को समझा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि उनका ये जो सभी वीक महसूस कर रहे हैं ये मिजरेबल है। ठीक है, और इनको एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि हमेशा जो भी गॉड का जो प्लान है उसके अगेंस्ट नहीं काम करना है, तभी तो वो हरा पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल पोएम। तो पेस्टोरल पोएम आपको पता है लिसिडास लिखी गई है। इन जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं लिसिडास, एडोनिस, थायरसिस और टॉमस ग्रे की एलिजी, इन मेमोरियम, इन सभी से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जरूर। ओके, तो लिसिडास 1638, एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखा गया, एडोनाइस 1821, शेली ने लिखा है जॉन कीट्स की डेथ पे, थायरसिस लिखा गया है 1865 पब्लिकेशन डेट है, और मैथ्यू अर्नोल्ड ने एच क्लाउ, आर्थर ह्यूज क्लाउ इनकी फ्रेंड है, उनकी डेथ पे लिखा है। तो इनको आपको याद रखना है सभी पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। ये मैकमिलन की कोटेशन है, बहुत सिंपल है याद करने का तरीका कैसे, मिल्टन, मिल्टन, एम फॉर मिरर और एम फॉर मैकमिलन। तो ऐसे ही तरीकों से आप याद कर पाएंगे कोटेशंस को। द पीरियड नोन एज एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ मिल्टन मैंने आपको पहले भी बताया था 1625 से 1660 तक एज ऑफ मिल्टन है। ओके, आप सभी को हिस्ट्री एक बार जरूर पढ़ना है, एक क्विक रिवीजन आप लोग को जरूर करना है हिस्ट्री का। तो मैं कोशिश करूंगी आपके लिए कुछ एमसीक्यूज हिस्ट्री पे भी लेके आऊं, जिससे आप लोगों को जो भी बेसिक क्वेश्चन है वो गलत ना हो। जैसे अभी एलटी के एग्जाम में बहुत लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस गलत किए हैं एज के ऊपर, तो वो मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए लेके आऊं। द एज ऑफ मिल्टन हैज 3 काइंड्स ऑफ पोएट। कौन कौन से पोएट्स हैं? तो देखिए मेटाफिजिकल पोएट्स आते हैं, कैवेलियर पोएट्स आते हैं, प्योरिटन पोएट्स। तो ये तीनों पोएट्स इस एज में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन विच फेज ऑफ लाइफ? तो लास्ट फेज में लिखा गया है, ठीक है। अगर आप देखें तो लास्ट फेज में इनका वर्क लिखा गया है। आप लोगों को पता है कि इनकी 1674 में इनकी डेथ हो जाती है, 1608 में इनका जन्म होता है। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क बाय मिल्टन? तो मास्क इन्होंने कौन सा लिखा है, इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आर्केडिया और आर्केडिया भी है इनका, लेकिन आर्केडिया ऑप्शन में नहीं दिया, तो कॉमस है। कॉमस जो कि चेस्टिटी पे इन्होंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इसकी आप थीम एक बार पढ़िएगा, ठीक है। थीम चेस्टिटी है, वर्चुअस लेडी यहाँ पे हमें दिखती हैं और उनके 2 ब्रदर हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गुड एंड इविल हमको देखने को मिलता है। इट वॉज रिटेन इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी एंड अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के सामने लुडलो कैसल में इसको प्रेजेंट किया गया था, परफॉर्म किया गया था। इन विच पोएम दिस लाइन अपीयर, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। ये पैराडाइज रीगेन्ड की लाइन है, ठीक है, पैराडाइज रीगेन्ड की, काफी बार पूछा गया है। ये लाइंस बुक 9 में आती हैं जब सैटर्न एडम और ईव को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, सैटर्न बोलते हैं ये बुक 9 में, व्हेन ही वाज ऑब्जर्विंग एडम एंड ईव, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं सॉलिट्यूड ज्यादा अच्छा है, उन्हें कंपेनियनशिप काफी सिनिकल लग रही थी। ओके, तो ये तो आपको भी पता है कि कभी कभी अकेले रहना ही ज्यादा अच्छा होता है, लोगों की भीड़ में रह के भी कभी कभी हमें अकेला ही महसूस होता है, इसलिए बेहतर है कि अकेले ही रहा जाए। एंड ऑल ऑफ यू शुड एक्चुअली एंजॉय योर ओन कंपनी। हमसे ज्यादा अच्छा हमारे बारे में शायद ही कोई होगा जो सोच सकता है, बट कई बार होता है कि हम लोग दूसरों के चक्कर में खुद को इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो ये हम सभी के लिए है ये चीज, हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं और कई बार पढ़ते पढ़ते हम सभी लोग अकेला महसूस करते हैं, राइट, सबसे कट ऑफ हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिल्टन सैम्सन एगोनिस्टेसिस। क्या है ये? क्लासिकल ट्रेजेडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने पिछले अभी क्वेश्चन में भी आपको बताया, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी। 3 यूनिटीज को फॉलो करता है ये वर्क, टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटी, ठीक है। 24 आवर्स में खत्म हो जाना चाहिए प्ले, एक्शन सिंगल एक्शन होना चाहिए, प्लेस एक ही प्लेस। तो इजराइल में हम देखते हैं ये जो प्ले है, द सेटिंग ऑफ द प्ले इज इजराइल। ये प्रिजनर है कहाँ पे? फिलिस्तीन में प्रिजनर है, ठीक है। फिलिस्तीन में प्रिजनर, अगर आपको जगह मिले तो फिलिस्तीन आप लिखेंगे। इन द ईयर 1637 मिल्टन confined to his friend that he had fixed his mind upon writing some monumental poetical work। तो ये किस फ्रेंड को बोलते हैं? तो एडवर्ड किंग को ये बात बोलते हैं 1637 में, और इन्होंने लेसिडास लिखा था और अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग को डेडिकेट किया था, ठीक है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। द वुमेन कैरेक्टर डेलिया अपीयर, अभी मैंने आपको बताया मनोवा डेलिया ये कहाँ पे आते हैं? तो सैमसन एगोनिस्टिस में आते हैं। डेलिया
सैमसन एगोनिस्टिस की वाइफ है। ट्रेचरस वाइफ है क्योंकि वो फिलिस्तीन की हैं और उन्हीं की वजह से ही सैमसन की कमजोरी लोग पकड़ लेते हैं कि क्या है कमजोरी। ओके, और उनको बांध दिया जाता है, बिट्रे किया जाता है। द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मैं कह सकती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोटिवेशनल लाइन है। हमारा माइंड ही कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को गवर्न करता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपको, आप भले ही कितनी भी बुरी सिचुएशन में आपको अच्छा महसूस होगा, और अगर आप कितनी भी अच्छी सिचुएशन में आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको नेगेटिव ही महसूस होगा। तो इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैटर्न की लाइन्स हैं, काफ़ी अच्छी लाइन्स हैं। एपिक पोएम है ये, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ठीक है, सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्टिस तो जॉन मिल्टन है। ओके, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था। कॉमर्स वॉज प्रेजेंटेड बिफोर अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, जॉन एगल्टन नाम था। तो जितने भी क्वेश्चन अब लास्ट के 2 पेजेस बचे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन है ऑलरेडी रिपीटेड ही आपको मिलेंगे, राइट? देखते हैं। इन विच पोएम इज फॉलोइंग लाइन अ पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन्स। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न, मोस्ट रिपीटेड भी है। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न, कहाँ की लाइन है ये? लिसिडास की लाइन है। ओके, लिसिडास की लाइन है। देखिए ऐसा नहीं है कि जॉन मिल्टन में बस इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन है जो मैं आगे की क्लास में आपसे डिस्कस करूंगी। पहले मैं चाह रही हूँ कि यूथ के कंप्लीट कर लिए जाए, तो यूथ का पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस, कुछ और भी इंपॉर्टेंट लाइंस, कोटेशंस विलियम विलियम वर्ड्सवर्थ पे, उसके बाद जॉन मिल्टन पे मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो आप इस क्लास में बने रहिए, आपको बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स मिलने वाले हैं। और इस बात की मैं अश्योरिटी देती हूँ कि आपको एग्जाम तक बहुत सारे अच्छा लेक्चर्स मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। ठीक है, पेस्टल फॉर्म में लिखा गया 1637 में। मिल्टन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट पूछा जाता है। मिल्टन वॉज अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। क्यों बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट है? क्योंकि 1558 में आपको पता है रीन होता है एलिजाबेथ का, ठीक है, और 1603 में खत्म हो जाता है, और 1608 में इनका जन्म होता है, इसलिए बोला जाता है बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट माने जाते हैं। ठीक है, जैकोबियन पोएट तो है नहीं, तो ये आपको सभी एज का टाइमलाइन याद रखना है। Who overcomes by force hath overcome but half his foe, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट की लाइन से, Who overcomes by force hath overcome but half is foe। ठीक है, Who of the following became blind, तो किसकी, कौन ब्लाइंड हो गया था? जॉन मिल्टन हो गए थे। ये सरफेस लेवल के क्वेश्चन हैं, टीजीटी 2004 में आए थे क्वेश्चन। ही इज कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1652 एट द एज ऑफ, इन द एज ऑफ 44 सॉरी 44। ओके, पैराडाइज रिगेन्ड वॉज द वर्क ऑफ, किसका वर्क है? तो जॉन मिल्टन का वर्क है। ओके, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को कम्युनिटी टैब पे आपसे पूछा था कि क्या आप चाहते हैं मैं टीजीटी या पीजीटी का किसी का पेपर सॉल्व करूं। तो आप में से काफ़ी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने टीजीटी के लिए बोला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग टीजीटी पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं टीजीटी के बहुत जल्द आपके साथ पेपर सोल्यूशन करूंगी, तो आप लोग क्लास में बने रहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ ही दिन बाद मैं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि पहले मैं चाहती हूँ कि आपकी जो क्वेश्चंस हैं उसको पहले हम डिस्कस कर लें, और फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करें। तो 6 to 7 पेपर्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं, तो आप सभी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मिलेगी वो क्लासेस। ठीक है, पैराडाइज रिगेन वॉज द वर्क ऑफ, तो ये 71 में पब्लिश होता है जॉन मिल्टन का, बाय जॉन मैकॉक। ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, ये सभी ब्रिटिश ही थे। कैथरीन फ्रैंक जो है अमेरिकन ऑथर थी, शी वॉज अ बायोग्राफर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन सैटर्न सेज ओ myriads of immortal spirit, O powers matchless, but with the almighty and that strife was not inglorious, though the event was dire as this place testifies। तो ये पैराडाइज लॉस्ट में वो किसे एड्रेस कर रहे हैं? बुक 1 में है, सैटर्न एड्रेस कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स को। ठीक है, myriads ऑफ इमोर्टल स्पिरिट्स मतलब क्या हुआ? ये जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो आर्क एंजल्स हैं इनके साथ में, उन सभी को ये एड्रेस कर रहे हैं। What does Milton mean by the word firmament in the lines? Now glowed the firmament with living sapphires Hesperus that led। बुक 4 की लाइन है, तो फर्मामेंट मतलब होता है स्काई। ओके, फर्मामेंट मतलब होता है स्काई। आपके टीजीटी के एग्जाम में इस तरह के बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे,
झारखंड पीजीटी का ये क्वेश्चन है, बट आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो जितना मैंने पैटर्न देखा है, लाइंस बेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। बायोग्राफी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, पैराडाइज लॉस्ट आपको काफी अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, सफायर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सफायर जो एक ज्वेल आप जानते होंगे, ठीक है। रत्न, हेस्पेरस मतलब क्या होता है? वीनस, वीनस का दूसरा नाम है हेस्पेरस। और फर्मामेंट मतलब होता है स्काई, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? देखिए, पैराडाइज लॉस्ट इज अ प्रोटेस्टेंट होमरिक इंग्लिश एपिक, नहीं। पैराडाइज लॉस्ट इज अ रेनेसा प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक, ठीक है। तो ये बात सही है, ये रेनेसा प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक था, तो ये आपका सही है। रोमन कैथोलिक तो नहीं था, वर्जिलियन एपिक भी नहीं था। ओके, इसे एक बार और पढ़ते हैं। ओके, एक चीज और आपको याद रखनी है, पैराडाइज लॉस्ट एक क्वेश्चन बनता है कि इसको मॉडल किस पे किया था। वर्जिल के एनीड पे इसको मॉडल करते हुए इसको 12 बुक्स में लिखा जाता है। इससे क्वेश्चन आपके बन चुके हैं कि किसको मॉडल करते हुए, किस वर्क को मॉडल करते हुए मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को 10 से 12 बुक में किया था। तो ये आपको याद रखना है। ओके, इसका ऑप्शन बी ही है। इन बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज यूरेनिया, ये आपको याद रखना है। शी इज द म्यूज ऑफ, तो ये किसकी म्यूज है? ये एस्ट्रोनॉमी की म्यूज है, ठीक है। तो आपको इन्वोकेशन याद रखना है, किस किस बुक में इन्वोकेशन अपीयर होता है। 3 टाइम्स इन्वोकेशन होता है। तो आप पिछले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, आपको वहां पे मिल जाएंगे क्वेश्चन। मिल्टन हैज कंपोज द मैग्निफिसेंट एपिक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, किसमें इस मैग्निफिसेंट इस एपिक को इन्होंने किस फॉर्म में कंपोज किया है? तो देखिए, इंग्लिश हीरोइक वर्ड्स विदाउट राइम, इसे हम क्या बोल सकते हैं? ब्लैंक वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए, घुमा के क्वेश्चन दिया है, ब्लैंक वर्ड्स डायरेक्ट ना देके क्या दिया है? इंग्लिश हीरोइक वर्ड्स विदाउट राइम। ऐसा मिल्टन ने बोला था, ये मिल्टन का स्टेटमेंट है। तो कई बार आप लोग अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर कर सकते हैं। ओके, इंग्लिश हीरोइक वर्ड्स विदाउट राइम, ये आपको याद रखनी है। ओके, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे आपको अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर ये लाइन, ये आपका आंसर है। लेकिन मिल्टन ने ऐसा बोला था, इंग्लिश हीरोइक वर्ड्स विदाउट राइम, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्ड्स में। ब्लैंक वर्ड्स हम किसे बोलते हैं? अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर को, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक। और इंग्लिश हीरोइक वर्ड्स विदाउट राइम, ये स्टेटमेंट जो है वो है मिल्टन का, ठीक है। इसका आंसर आप लोग करेंगे ए, ऑप्शन ए, ब्लैंक वर्ड्स अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर। 153 देखते हैं, द फॉल ऑफ सैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉल ऑफ सैटर्न किस बुक में अपीयर होता है? फॉल ऑफ सैटर्न तो बुक 9 में, ठीक है। सॉरी, ये कितने दिन तक रहता है? तो बुक 9 में देखिए, एडम और ईव का हम फॉल देखते हैं। लेकिन ये जो फॉल ऑफ सैटर्न है, ये कितने दिनों तक होता है? ये 9 डेज तक होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, 2 क्वेश्चन है, बुक 9 में एडम और ईव का फॉल हम देखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा देखिएगा, यहाँ से कोशिश करूंगी कि मैं पैराडाइज लॉस्ट की आपके लिए क्लास लेके आऊं। और मैं अगर बात करूं, ये जो फॉल होता है सैटर्न के, जो फॉलिंग एंजल्स, ये कितने दिनों तक दिखाई गई इस स्टोरी को? तो 9 डेज दिखाया गया है, ठीक है। ऐसा माना जाता है, द फॉल ऑफ सैटर्न एज डिपिक्टेड इन बुक 1 लास्टेड फॉर 9 डेज, ठीक है। Fall from the heavenly spheres plunging through night mirrors limbo for 9 days and landing in the depth of hell. The opening lines of Paradise Lost are a good example of Miltonic inversion का example है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। Of man's first disobedience, यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, तो ये इन्वर्जन का एग्जाम्पल है और मिल्टॉनिक इन्वर्जन का एग्जाम्पल है, ठीक है। डार्कनेस विजिबल, यहाँ पे एक वर्ड आता है बजाय कि विजिबल डार्कनेस के, तो ये भी आपको याद रखना है। मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये मैंने कोटेशन आपको बताई थी, विलियम ब्लेक ने बोला है। बुक 1 में सैटर्न को ये बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, इनके स्पीच बहुत अच्छे थे इसलिए। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये किस सोनेट से लिया गया है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसका पहला टाइटल यही दिया गया था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। 1652 में जब ये ब्लाइंड हो जाते तब की ये लिखी हुई है, ओके। लेकिन इसको ओरिजिनली 1703 में पब्लिश किया जाता है। Who among the following started his career first? अब ये देखिए 2004 का क्वेश्चन है, अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यहाँ पे इनकी क्रोनोलॉजी के बेसिस पे क्वेश्चन बने हैं। जैसे अगर आप देखें तो इस समय नेट का जो पैटर्न है वो क्रोनोलॉजी बेस्ड ही हो गया है।
और राइटर के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। इवन वर्क के पब्लिकेशन के भी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। आपका पैटर्न ऐसा नहीं है, लेकिन ये पहला क्वेश्चन बना था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो विलियम शेक्सपियर सबसे पहले आते हैं, ओके, 1564 में। Which book of Paradise Lost incorporates the speech rhythm of Adam and Eve's marital quarrel? तो ये नेट का क्वेश्चन है। बुक 9 में मैरिटल क्वेरल दिखाई गई है एडम और ईव की, ठीक है। और इसमें मैरिटल क्वेरल कब होती है? जब सैटर्न के टेम्पटेशन के कारण ईव फॉरबिडन फूड को खा लेती हैं, और इनका जो ये थॉट था ये एडम से शेयर करती हैं, और एडम को भी फॉरबिडन फ्रूट खाने पे मजबूर करती, ताकि वो लोग इक्वल महसूस कर सकें। तो एडम को अब समझ में आ जाता है कि अगर वो डूम होंगी तो उन्हें भी फॉलो करना ही होगा उनको, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बुक 9 में मिल्टन एक्सप्लेन करते हैं कि दैट देयर एपेटाइट फॉर नॉलेज हैड बीन फुलफिल्ड एंड देयर फॉर हंगर फॉर गॉड हैड बीन क्वेंच्ड। क्वेंच्ड मतलब क्या होता है? बुझा देना, प्यास बुझाना। Who was Milton's model when he recast the first edition of Paradise Lost in 10 books to 12 books? अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको, वर्जिल मॉडल थे इनके, जब इन्होंने सेकेंड एडिशन 1674 में 10 से 12 बुक्स की, ठीक है। तो अब कुछ और पॉइंट्स हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं और फिर ये क्लास आज की कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्या ये सीरीज हेल्पफुल लगी या नहीं लगी, कि आपके मिल्टन के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं यूथ बुक से। इसके बाद मैं अरोरा जो बुक है सुधीर कुमार अरोरा सर की बुक, उससे भी कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो वर्जिल की एनीड जो है वो 12 बुक्स में थी, और सेम मॉडल पे इन्होंने भी, मिल्टन ने भी अपने बुक को आप कह सकते हैं डिवाइड किया था। आपको ये बताना है कि कौन कौन सी बुक्स को एक्सपैंड किया गया था जिससे 12 बुक बनी थी। From whose work did John Milton take the epigraph to his Areopagitica? तो यूरिपिडीज से इन्होंने एपिग्राफ लिया है। यूरिपिडीज के वर्क से ग्रीक ट्रेजेडी के लिए इन्हें जाना जाता है, ओके। इन्होंने एपिग्राफ लिया था और ये अपना आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हैं बाय प्रेजिंग पार्लियामेंट हिस्ट्री ऑफ डिफेंडिंग लिबर्टी। एरोपेजिटिका प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंड कॉल्स फॉर रिपील ऑफ लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which reviewed all books to be reviewed by official censor before being published. Okay. Next question देखिए, in Paradise Lost, Milton invokes his heavenly muse Urania at the beginning of which two books? ये भी important question है। Sign heavenly muse बोलते हैं ये। तो देखिए बुक 1 में बोलते हैं ये, और उसके अलावा बुक 7 में भी यूरेनिया को बुक 1 और बुक 7 में बोलते हैं। एक बुक में सेलेस्टियल लाइट को भी इन्वोक करते हैं। तो आप मुझे बताएंगे सेलेस्टियल लाइट को किस बुक में इन्वोक करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। बुक 1 और बुक 7 दोनों में इन्होंने हेवनली म्यूज यूरेनिया को इन्वोक किया है। कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं जो सुधीर कुमार अरोरा सर की बुक से है। लेट अस रीन इन हेल सिंस देयर इज मोर कंटेंट टू लिव इन लिबर्टी दो ऑल कंटेम्प्ट दैन एज इज वेसल्स ब्लेस्ड। ये लुसिफर की लाइन है, पैराडाइज लॉस्ट बुक 4 से ली गई। लुसिफर मतलब सैटर्न। इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। ये किसने बोला है? मार्क पैटिसन ने। मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। ये किसने बोला है? जॉन वेली ने। ये सब आप याद रखिएगा, इसको पढ़िएगा आप, ओके। नॉट सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम, ये भी हमने लाइन पढ़ी थी। सेराफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी टॉमस ग्रे की ओड में है यहाँ पे, ओके। Milton is rightly and judiciously classified with two great epic poet of the world, Homer and Virgil. ये किसका स्टेटमेंट है? प्रोफेसर डॉब्सन का। Who appointed Milton to the post of Latin secretary? काफी इंपॉर्टेंट है। ओलिवर क्रॉमवेल ने इन्हें अपॉइंट किया था 1649 में। ईयर इंपॉर्टेंट है। If Milton was a Puritan, he was also more than a Puritan. ये किसका स्टेटमेंट है? ये हचिंसन का स्टेटमेंट है। लास्ट जो आज का जो कोट हम पढ़ रहे हैं, जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, सर्वेंट ऑफ गॉड वेल डन वेल हैज thou fought the better fight whose single has to maintain against revolve multitudes than they in arms। ये लाइंस कहाँ आती हैं? तो पैराडाइज लॉस्ट की बुक 6 में। तो इस तरह से हमने यूथ के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जॉन मिल्टन पे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। So this was all for today. Thank you so much. Take care. We will meet again in the next class.